ये कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जो सीढ़ियों से जो छत पे पहुंचते हैं साथियों, 2 ताला 5 ताला 7 ताला, वो समझते हैं कि कितना मेहनत करके वो सीढ़ियों तक छत पे पहुंचे हुए हैं। इसलिए ये कामयाबी किसी को भी मिलती है तो वो मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए रातों की नींद और दिन का चैन जो है गंवाना पड़ता है। और फिर एक दिन समय आता है कि लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आया, उसका किस्मत अच्छा है। किस्मत किसी का अच्छा नहीं होता है साथियों, जो मेहनत करेगा उसका किस्मत अच्छा हो जाएगा। चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो मेहनत करेगा उसका किस्मत अच्छा हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का मतलब कि जो पुरुष को दर्शाए, पुरुष को। आप जानते हैं कि पुरुष और स्त्री, स्त्री। अब इसमें लिंग हिंदी व्याकरण में दो ही होता है, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे ये तीनों जो शब्द देख रहे हैं साथियों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे आप कहिएगा कि रात हुई है और वर्षा हो रही है, दीमक लग गई है, दीमक लग गई है। और यहाँ पे विधुर जो शब्द है साथियों, ये आपका पुलिंग शब्द है। विधुर जो शब्द है ये पुलिंग शब्द है, क्योंकि ये जो विधवा होती है, विधवा, विधवा जो होती है साथियों, जिसके पति नहीं होते हैं, तो विधवा स्त्रीलिंग शब्द होता है। जबकि विधवा का पुलिंग शब्द जो होता है वो विधुर होता है। ऐसे ऐसा मतलब जिसकी पत्नी मर गई, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे? विधुर बोलेंगे। तो ये डी आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें विधुर सही होगा। विधुर शब्द आपका क्या है? पुलिंग है। जबकि बाकी शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग। दीमक क्या है? स्त्रीलिंग है। रात क्या है? स्त्रीलिंग है। वर्षा क्या है? स्त्रीलिंग। वर्षा हो रहा है नहीं, बल्कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा को हम लोग स्त्रीलिंग में रखते हैं। वर्षा को किस में रखते हैं? स्त्रीलिंग में रखते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे साथ। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि बोली का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, और उससे साहित्य की रचना होने लगती है, तब वह बन जाता है, तब वह क्या बन जाता है साथियों? तब वह बन जाता है लिपि। तब वह क्या बन जाता है? लिपि बन जाता है। यानी कि बोली जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकता है, इसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकता है। जबकि लिपि जो होता है इसमें साहित्य की रचना हो सकती है। ये किसी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है, बल्कि ये विस्तृत रूप में बोली जाती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे साथी। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, न तो स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, तो उसका नाम होता है साथियों अयोगवाह। इसका आंसर डी होगा साथियों, अयोगवाह। आप देखेंगे साथियों कि जो अयोगवाह होते हैं, जो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, इसकी संख्या दो होता है। एक तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार होता है साथियों। एक अनुस्वार होता है जिसको न या म भी पढ़ा जाता है, और एक विसर्ग होता है साथियों। एक क्या होता है? विसर्ग होता है। और विसर्ग क्या होता है? इसको ह पढ़ा जाता है साथियों, ह पढ़ा जाता है। तो जो न तो पूर्णतः स्वर में आएगा और न ही पूर्णतः व्यंजन में आएगा, उसको हम लोग नाम देंगे क्या? अयोगवाह। जबकि आपका जो उष्ण व्यंजन होता है वो तलाब्य समूर्धन स दंश होता है, और ह होता है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल और व होता है। अब अगला देखेंगे साथियों कि स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब एक चीज समझेंगे साथियों, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 2 3 और 4, तो 4 वर्गों में इसको बांटा गया। इसको 4 वर्गों में बांटा गया साथियों। व्यंजन को जो 4 वर्गों में हम लोग बांटे हैं, 4 वर्गों में जो बांटे हैं साथियों, इसमें पहला स्पर्श होता है, स्पर्श होता है। ठीक है, स्पर्श। दूसरा जो होता है वो अंतस्थ होता है, अंतस्थ, अंतस्थ होता है। तीसरा जो होता है वो उष्म होता है, तीसरा जो होता है उष्म होता है। और चौथा जो होता है वो संयुक्त होता है, संयुक्त होता है। चौथा क्या होता है? संयुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है साथियों। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब सारे चैप्टर से, जो भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है उन सारे चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपको जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, VVI है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है साथियों। इसका आंसर ए होगा, 25 होगा। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होता है साथियों वो 25 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसकी संख्या 25 होता है, क से लेकर और म तक। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है आपका प्लुत स्वर में। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है साथियों? प्लुत स्वर में लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो आपकी एग्जाम से ओरिएंटेड है, और ये कई बार क्वेश्चंस आपको प्रीवियस में पूछा हुआ है, और आगे पूछने की 100% क्या है? संभावना है। ये वीडियो जो है उनके लिए है जो क्लास 10 12 या जनरल कंपटीशन या साथ ही साथ DLED या BEd की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है साथियों। तो आप देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तलाब्य होता है? तो तलाब्य जो होता है मतलब जिसका तालु से उच्चारण होता है,
तो जो आपके चवर्ग होते हैं, क्या होते हैं? चवर्ग, च छ ज, क्या? च छ ज झ झ इय इय, ये जो होते हैं इसका उच्चारण किससे होता है साथियों? तालु से। जबकि ग जो होता है इसका उच्चारण आपका क्या होता है? कंठ होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। और न का उच्चारण दंत होता है और म का उच्चारण ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो झ जो है इसका उच्चारण स्थान आपका क्या है? झ का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे साथियों कि शब्द जो होता है ना, इसी से हम लोग वाक्य बनाते हैं। शब्द से ही वाक्य बनाते हैं, शब्द से ही वाक्य बनाते हैं और वाक्य से ही भाषा बनाते हैं। भाषा किससे बना है? वाक्य से। और वाक्य किससे बना है? शब्द से। तो इसमें सबसे लघुत्तम इकाई को शब्द कहेंगे। अब आप जैसे कहेंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो ये शब्द ही है साथ। शब्द आपके वर्ण से बनते हैं, शब्द आपके किससे बनते हैं? वर्ण से। लेकिन यहाँ पे शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा बना हुआ है। अब देखिए साथियों, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं साथियों। आंसर बी हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब पहला जो होता है वो आपका मूल या ह्रस्व स्वर होगा, मूल या ह्रस्व स्वर होगा। स्वर में पहला मूल और ह्रस्व होगा। दूसरा दीर्घ या संधि होगा, दीर्घ या संधि होगा, संधि स्वर होगा, दीर्घ या संधि। और तीसरा जो होगा वो प्लुत स्वर होगा, वो प्लुत स्वर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर या संधि स्वर और तीसरा प्लुत स्वर होता है। तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो साथियों ट का जो उच्चारण स्थान होता है, ट का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों, वो आपका क्या होता है? दंत होता है। ट का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि जो त वर्ग होता है, त वर्ग का मतलब साथियों कि त हो चाहे थ हो, द हो, ध हो और न, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। जबकि कवर्ग का कंठ होता है और चवर्ग का तालु होता है। चवर्ग का क्या होता है? तालु होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कह रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः ये 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। समास वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है साथियों, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों को अगर हम लोग और भी पोस्टमार्टम करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? तो क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं और जो क्रिया हो रही है उसको हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर होगा साथियों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम जो होता है वो तत्कालिक होता है। तत्कालिक वर्तमान काल होता है, तत्कालिक वर्तमान काल। अगर हम टेंस में देखेंगे तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है साथियों? कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल जो होता है वही आपका इम्परफेक्ट टेंस जो होता है, जिसको आप कंटिन्यूअस कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है वो आपका क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है, या उसी को तत्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और काल का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है साथियों। अगर आप नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया कितनी प्रकार की होती है साथियों? 2। ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक क्या होता है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया मतलब जो कर्म के साथ है, और एक होगा अकर्मक क्रिया। एक क्या होगा साथियों? अकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जो कर्म के साथ नहीं आएगा, जिसमें केवल क्रिया होगा लेकिन इसमें कर्म नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे साथ, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं साथियों। आंसर इसका हो जाएगा सी। सी पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के होते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो 5 प्रकार होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये दोनों होगा। भाववाचक भी होगा, देशवाचक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होता है साथियों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होता है। शब्दांश के प्रकार 2 होते हैं साथियों। शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं? 2। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, और ये शब्द के पहले आता है, ये पहले रहेगा ये। और दूसरा जो होता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और ये शब्द के बाद आता है। शब्द के क्या आता है? बाद आता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं। और इसमें ये कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय होता है। जबकि आपका संस्कृत में स्त्री प्रत्यय भी होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में बेसिकली ये 2 ही प्रकार के होते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग इसमें है साथियों प्रति। आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति जमा एक से जो हमारा शब्द बनता है ये प्रत्येक बनता है, प्रत्येक बनता है, और ये आपका गुण संधि का उदाहरण होता है।
गुण संधि का क्या होता है, उदाहरण होता है। और गुण संधि जो होता है ये स्वर संधि का भेद होता है। और संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उद्देश्य और विधि, उद्देश्य और विधि जो होते हैं ये वाक्य का ही अंग होता है साथ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य। अब आप देखिएगा उद्देश्य क्या होता है, जैसे लता गाती है, लता गाती है। अब इसमें जो कर्ता है लता, लता को हम कर्ता भी कह सकते हैं साथियों, या इसको उद्देश्य भी कह सकते हैं। और गाती है ये हमारा विधेय, विधेय का मतलब कि जो क्रिया हो रहा है, जो क्रिया है वो हमारा विधेय है, और जो कर्ता है वो हमारा उद्देश्य है। और कर्ता और विधेय जो होता है ये वाक्य का ही क्या होता है, अंग होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चीजों को बहुत जल्दी जल्दी से हम लोग समझ रहे हैं साथियों, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। और आपको ऐसे ही जो है पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ इन चीजों को समझना है। अगर आपको एग्जाम में बेस्ट अंक लाना है, बेस्ट नंबर लाना है साथियों, तो रील्स छोड़ करके, टाइम पास छोड़ करके आपको इन चीजों पे अपना समय खर्च करना पड़ेगा। जब इन चीजों पे अपना टाइम खर्च करेंगे, एक दिन समय आएगा जब लोग आपको यूट्यूब, फेसबुक तमाम चीजों पे सर्च करेंगे। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ इन चीजों को आपको करना है साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो वाक्य के प्रयुक्त शब्द मतलब जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो इसे हम पद कहते हैं साथियों। इसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब इसमें समझेंगे साथियों, अगर केवल विद्यालय को अलग कर दीजिएगा, केवल विद्यालय को अलग कर दीजिएगा तो ये एक शब्द माना जाएगा। लेकिन जब विद्यालय का प्रयोग किसी वाक्य में कर दीजिएगा तो अब इस ये विद्यालय क्या कहलाएगा, हमारा पद। पद वह होता है जिसका प्रयोग हम लोग वाक्य में कर देते हैं। लिपि क्या होता है, मौखिक ध्वनियों को जिस संकेत चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे क ख ग घ लिखते हैं ना, तो यही हमारा लिपि कहलाता है। शब्दांश 2 प्रकार का, उपसर्ग और प्रत्यय। और भाषा क्या होती है, भाषा संचार की वह माध्यम होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी से क्या करता है, व्यक्त करता है। भाषा 3 प्रकार की होती है साथियों, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पे समझेंगे भाषा को बनाने में 2 चीजों की योगदान होती है, शब्द और व्याकरण। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है साथियों, तो ये कहलाता है हमारा संकर शब्द। इसका क्या कहलाता है, संकर शब्द। जैसे अगर आप कहेंगे जेल खाना, जेल खाना, तो ये 2 अलग अलग शब्दों से मिला है। जैसे कहेंगे रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, ये 2 अलग अलग शब्द के मिलने से बना है। जैसे गंगा जल, गंगा जल, गंगा और जल के मिलने से बना है। जैसे कहेंगे वर्षगांठ, वर्षगांठ, या चिड़ियाघर, चिड़िया घर। अलग अलग भाषा से, अलग अलग भाषा से बनने वाले शब्द को हम लोग कहेंगे संकर शब्द। ये आपके शब्द का भेद होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है। निलंबर जो है, कह रहा है कि निलंबर शब्द जो है वो कौन सा समास है, तो ये समास है आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं साथियों जिसका प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है, विशेषण। और आप जानते हैं कि जो नीला है या लाल है या सफेद है, ये सब के सब आपके विशेषण है। सब के सब क्या है, विशेषण है। और विशेषण वाले समास को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निलंबर जो है वो कौन सा समास है, तो निलंबर आपका हो जाएगा कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास का प्रथम पद विशेषण होता है, अंतिम पद विशेष्य होता है, उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा साथी, दोनों पद मिलाकर एक नया जो अर्थ प्रदान करता है वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है। जैसे आप बोलेंगे दशानन, दशानन, दशानन किसको कहते हैं साथियों, रावण को। जैसे चतुरानन बोल सकते हैं, चतुरानंद किसको बोलते हैं, ब्रह्मा को, ब्रह्मा को बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शंकर को। और माता सरस्वती को बोलते हैं वीणा पाणी, वीणा पाणी, ठीक है। माता सरस्वती को बोलते हैं सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। और लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर किसको बोलते हैं, भगवान गणेश को बोलते हैं। इस तरह से आप देखिएगा ये सब विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। और विशेष अर्थ को दर्शाने वाला जो हमारा समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। इसका आंसर ए हो जाएगा साथ, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, साथ शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके लिखिए कि आपको हिंदी में किस चैप्टर में डाउट है, उसको लेकर के आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। और साथ ही साथ किस विषय में आपको डाउट है, कौन सा विषय में आपको दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई विषय में अगर आपको दिक्कत है, क्लास 1 से लेकर 10 तक, और लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट में आपको कोई भी दिक्कत है, उस चैप्टर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं उस वीडियो को अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करके आपके सामने पेश कर दूंगा। अब अगला देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 43,
43 कह रहा है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिसे माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, अधर्म, पाप पुण्य, पाप पुण्य। ये जो योजक चिन्ह देख रहे हैं साथी, योजक चिन्ह वाला जो समास होता है वो आपका होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। माता पिता, भाई बहन, राधे कृष्णा, सीताराम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, कौन सा समास है? सब का सब आपका द्वंद्व समास है साथी। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास आपका नवरात्र है, चौराहा है, चौराहा है, ठीक है, त्रिफला है, त्रिफला है, त्रिकाल है, त्रिकाल, इसमें संख्या आएगा, त्रिकाल है, इसमें क्या आएगा? संख्या। और इसमें क्या आएगा? योजक चिन्ह, झुम बराबर झुम, दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। अगला देखेंगे साथियों, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कौन सा समास कहलाता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, ठीक है, समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है। द्विगु समास जो होता है, इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। द्वंद्व समास जो होता है, ये क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। तो कोई भी पद प्रधान नहीं होगा इसमें, बहुव्रीहि समास। किस समास में? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशेषण और विशिष्ट के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा साथियों? कर्मधारय। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैसे महात्मा, महात्मा, महात्मा में आप देखिएगा एक होगा महान और एक होगा आत्मा। आत्मा जो है ये आपका विशेष्य है, विशेष्य है, और महान जो है ये आपका विशेषण है, विशेषण। और भी ले सकते हैं महाकाव्य, महाकाव्य। यहाँ पे जो काव्य है साथियों ये आपका विशेष्य है, और महा मतलब महान जो है ये आपका विशेषण है। इस तरह से यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास नहीं है, ठीक है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कर्म कारक नहीं होता, कर्म कारक समास नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कर्म कारक समास नहीं होता। समास के कितने भेद? 6। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय होता है, कर्म कारक नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा शब्द है? ठीक है, बचपन शब्द आपका संज्ञा है। बचपन क्या है? आपका संज्ञा है साथियों, भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है बचपन। चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, बचपन क्या है? चाइल्डहुड। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ये विशेषण जो होते हैं वो केवल संज्ञा की ही विशेषता नहीं बताते, विशेषण संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता भी बताते हैं। लेकिन अगर यह क्रिया का, क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए तब ये कहलाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण दो शब्दों की विशेषता बताएगा, क्रिया और विशेषण, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? वैसे शब्द जो अर्थ में विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। तो अनुरूप जो होता है इसका विलोम शब्द होता है प्रतिरूप, प्रतिरूप। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। अब अगला है साथियों, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो इसका प्रतिकूल का, प्रतिकूल का जो विलोम होगा 50 नंबर क्वेश्चन, वह होगा अनुकूल, अनुकूल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे साथियों, उपयोग का विलोम क्या होगा? उपयोग का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द इसका क्या होगा? तो इसका होगा अनुपयोग, अनुपयोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। विलोम शब्द का दूसरा नाम आप बताएंगे कमेंट में, कमेंट में बताएंगे विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है साथियों, वियोग होता है। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। आप बताएंगे विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? विलोम शब्द को एक और नाम से जानते हैं, वह कौन सा नाम? एंटोनिम्स तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में विलोम शब्द का एक और नाम बताइए। राजा का विलोम शब्द रंक होता है साथियों, रंक, रंक जो होता है ये राजा का विलोम शब्द होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, राजा का विलोम शब्द रंक हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, न्यून का विलोम शब्द क्या है? न्यून का, न्यून जो होता है, जिसे न्यून कोण आप देखें, न्यून कोण किसे कहते हैं साथियों? 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, कम हो या छोटा, छोटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होता है साथियों, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक हो। तो न्यून का विलोम बी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट करना नहीं भूलिए कि आपको किस सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है।
आप कमेंट करिएगा, उसका वीडियो मैं लेकर के आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा और बिल्कुल टॉपिक की बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड बातें होंगी, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात करेंगे, किसी तरह की बकवास नहीं होगी, किसी तरह का टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो भी चीजें पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।